कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। सबसे पहले एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस खास कार्यक्रम बीएस टीवी के खास कार्यक्रम मध्य प्रदेश के मैनिफेस्टो में। तो इसमें सबसे पहले कार्यक्रम के बारे में जानने से पहले हम जानेंगे अपने बारे में, अपने मतलब कि बीएस टीवी के बारे में, कि बीएस टीवी चैनलों की भीड़ में यूं ही नहीं आया है। बीएस टीवी उन जनता की आवाज जानकारों और जिम्मेदारों तक पहुंचाने की एक पहल उठाई है और बीएस टीवी हमेशा ये कोशिश करता है कि जो चुनावी मुद्दों के बीच में जो जनता के मुद्दे हैं उनको जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, इसकी पुरजोर कोशिश हमारी रहेगी। और इसी को लेकर एक खास कार्यक्रम हम आप सभी के बीच में पेश करने जा रहे हैं, जो है मध्य प्रदेश का मैनिफेस्टो। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ, चूंकि आपकी तालियां ही इस कार्यक्रम का शुभारंभ का संदेश देंगी। जरूर, हम अकारण कोई भी ऐसी खबर आपको नहीं दिखाएंगे जिनका सरोकार बहुसंख्यक आबादी से ना हो। साथ ही अकारण किसी के पक्ष या विपक्ष में खड़े नहीं होंगे। हम सिर्फ आम जनता के साथ रहेंगे। बिल्कुल, तो हम सिर्फ आम जनता के साथ रहेंगे और इसी के साथ मैं कार्यक्रम की शुरुआत करूंगी। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी माननीय केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी को कि वो मंच पर आए। और इसी के साथ में मैं आग्रह करूंगी हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोज राठौर जी और कृतिका मिश्रा जी को कि वो आकर इस पहले सेशन की शुरुआत करें। तो एक बार फिर से जोरदार तालियों के बीच इस सेशन की शुरुआत करेंगे। हेलो, आवाज आ रही? केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार बीएस टीवी के मंच पर माननीय मंत्री जी का मैं स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। और सर, सेशन की शुरुआत करेंगे क्योंकि हमारे पहले सत्र का ही नाम है आदिवासी किसके। क्योंकि आप आदिवासी समुदाय से आते हैं सर, तो मेरा पहला सवाल तो यही रहेगा कि आदिवासी वर्ग के लिए प्रदेश में उत्थान कितना, क्योंकि इस समय हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में चूंकि चुनावी साल है और सियासत का केंद्र आदिवासी वर्ग ही है। और दोनों ही पार्टियों की बात करूं, बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दल इस आदिवासी वर्ग के हितैषी अपने आप को बताते हैं। सर, कैसा ऐसे देखते हैं आप? देखिए, मध्य प्रदेश में आदिवासी समाज के लिए पहली बार हमने जब शुरू किया था 2003 का पहला इलेक्शन कैंपेनिंग हम लोग चलाए थे। उस समय का मध्य प्रदेश आदिवासियों के क्षेत्र में विशेषकर, और इसको लेकर के हमने उसे कैंपेनिंग में जो 2003 का चुनाव था, उस समय हमारे कुल मिलाकर के जो 230 विधानसभाएं थी उनमें से 41 हमारे रिजर्व सीटें हैं। बाकी 40 के आसपास से जो डोमिनेटेड सीटें हैं, ऐसे पूरे मध्य प्रदेश में 90 सीटें इन ट्राइबल लगभग उनकी भूमिका रहती है। उस चुनाव में हमने लोगों के साथ में लोगों को हमने कुछ कमिटमेंट किया था भारतीय जनता पार्टी की ओर से। उस समय भी हम इस कैंपेनिंग को हम ही चलाए थे। संगठन मंत्री हमारे उस समय के कप्तान सिंह जी थे, उमा भारती को हमारे लीडर घोषित किया था उस समय, और तीसरा व्यक्ति मैं था। तो देश में जब इस काम के बारे में हमने जो अनुभव किया, तो पहली बार अटल जी की सरकार बनने के बाद ट्राइबल डिपार्टमेंट पहली बार बना। जब अटल जी की सरकार 99 में बनी, तो वो विभाग मेरे पास ही आया। मैंने वहां से शुरुआत किया देश में ट्राइबल के काम को। हमने रानी दुर्गावती का समाधि स्थल और जो उनकी कर्म भूमि है, उनके जो पूर्वज थे दलपत शाह ने, हृदय शाह, जिस महल को बनाया था रामनगर, और तीसरा भगवान बिरसा मुंडा का जो जन्म स्थान है रांची उलाती में। और ये जो प्रमुख केंद्र थे जिससे पूरे देश का ट्राइबल कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ, हमने पहला जो ग्रांट हमने प्रारंभ किया ट्राइबल विभाग बनने के बाद, हमने उसके समाधि स्थल को पहली बार एक भव्यता प्रदान करने के लिए उस स्थान को
सुदृढ़ीकरण के लिए रेनोवेशन हमने कराया और उस स्थान को आज पर्यटकों की दृष्टि से देखने लायक स्थान बना हुआ। और दूसरा, उनका जो पूर्वज हृदय साय का मोती महल जिसको कहते हैं, उसका हमने रेनोवेशन कराया। और तीसरा, भगवान बिरसा मुंडा के जन्म स्थल में वहां एक स्मारक हमने बनाया। तो ऐसे 3 काम हमने पहला ग्रांट में शुरू किया और वहां से यात्रा प्रारंभ हुई ट्राइबल की। और इसको लेकर के हमने जब मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव में आए तो लोगों को हमने कहा कि मध्य प्रदेश के विकास के लिए शिक्षा के क्षेत्र में हमने एकलव्य आदर्श विद्यालय, उस समय हमने देश में केवल मॉडल के रूप में 100 विद्यालय प्रारंभ किए थे और प्रत्येक ट्राइबल जिले को 1 विद्यालय हमने दिया। ऐसे कुछ चीजें। और जितना 275 का जो ग्रांट होता था ट्राइबल का, वो आदिवासी क्षेत्रों के लिए पहली बार उस ग्रांट को हमने रिलीज करना शुरू किया। इससे जितने कनेक्टिविटी है लोगों के लिए विद्यालय, आपको याद होगा मध्य प्रदेश में मैंने पहली बार जितने छात्रावास आश्रम थे हमने सभी का मैंने एक साथ पूरे मध्य प्रदेश के वो छात्रावास आश्रमों की स्वीकृति मैंने दिया। तो इससे हमको बहुत लाभ हुआ और हमने कहा ये हमारी 41 सीटों में से हमने जब परिणाम आए चुनाव के तो हमने 36 सीटें जीते। 36 सीटों पर सफलता हासिल बीजेपी ने किया। एक सीट हमने जिसको कभी नहीं जीते, वो सीट थी हमारी उमरिया, कभी बीजेपी नहीं जीती। हम उस सीट को ट्राइबल को लड़ा करके उस सीट को हम जीते, डोमिनेटेड सीट था। ऐसे 37 सीटें जीते और बड़ी संख्या में ट्राइबल हमारे साथ में जुड़ा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। उमा भारती मुख्यमंत्री बन गई। फिर लगातार हमने ट्राइबल के काम शुरू किए और इसके साथ साथ क्रम से 8 का भी चुनाव देखें, 13 का भी चुनाव। और आज चाहे हम भीमा नायक की बात कर लें, टंटिया मामा भील की हम बात कर लें, यहाँ कमलापति रानी की हम बात कर लें, रानी दुर्गावती का, शंकर साय, रघुनाथ साय, जिनको अंग्रेजों ने तोप से मारा था, एलगन, जिनने संघर्ष शुरू किया, उनके भव्य प्रतिमा और उस स्थान पर एक बड़ा स्मारक म्यूजियम बनाने का निर्णय ऐसे देश भर में हमने किया। छत्तीसगढ़ में वीर नारायण का, तिलका जी, और पूर्वोत्तर में रानी गाइडू। ऐसे देश भर के ऐसे प्रमुख स्थानों को हमने चयन किया। और आप लोगों को पता होगा भारत के अंदर ये हमारा जो मानगढ़ है, छत्तीसगढ़, ये आपका मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र, ये 3-4 स्टेटों के सेंटर में, और 2 स्टेट तो प्रत्यक्ष रूप से मानगढ़ धाम में गुजरात और राजस्थान का दोनों का आधा-आधा हिस्सा आता है, जहां पर 1500 आदिवासी उस समय अंग्रेजों ने मारा, परंतु उस स्थान की कभी भूमिका इस प्रकार का और न उनके बारे में कभी चर्चा हुई। मैंने लगातार मोर्चे के अध्यक्ष के नाते मैंने देश भर में काम किया, तो उस स्थान को मैंने आइडेंटिफाई किया कि क्यों ना, जब हल्दी घाटी का युद्ध का उल्लेख हो सकता है तो मानगढ़ धाम का क्यों नहीं होना चाहिए। अभी आपको पता होगा 1 नवंबर को पिछले 22 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसमें राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, हमारे यहाँ के गवर्नर थे मंगू भाई, हमारे गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, अभी अशोक गहलोत जो हमारे राजस्थान के चीफ मिनिस्टर, वो जबकि कांग्रेस के हैं। इसके पहले मुझे अशोक गहलोत ने उस स्थान में जाने नहीं दिया गया। जब स्मारक घोषित करने की बात आई तो वो स्वयं उस कार्यक्रम में थे। तो इस प्रकार के अनेक स्थानों को और ट्राइबल के लिए हमने काम किया है। और इसीलिए ट्राइबल के बारे में जब बातचीत होती है तो आज मध्य प्रदेश में मैं कह सकता हूं कि सरकार बनने के बाद मध्य प्रदेश में बहुत काम हुए, इसमें कोई दो मत नहीं। ये आप जनजाति संग्रहालय, आपको पता होगा, वो एक ग्रांट मैंने दिया था, 25 करोड़ दिया था। तो उस जमाने में दिग्विजय सिंह ने हाथ जोड़कर मेरे से कहा, कुलस्ते जी ये भोपाल आपकी राजधानी है, ये संग्रहालय भोपाल में बनना चाहिए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अपने प्रदेश की राजधानी है और यहाँ बनना चाहिए। मैंने ग्रांट दिया। आपको याद होगा जब ये बनकर के तैयार हुआ उस दिन मैं भी था इसका लोकार्पण के लिए, जब जनता को समर्पित किया तो प्रणब मुखर्जी हमारे राष्ट्रपति थे, वो आए थे और मैं भी था। तो ऐसे अनेक काम ट्राइबल के लिए, कोई जानता नहीं कि भोपाल में कोई
जनजाति संग्रहालय ट्राइबल के पैसे से बनाया, मैंने पैसा दिया था उस समय, 25 करोड़ दिया था, तब ये संग्रहालय बना और आज पूरे दुनिया के लोग देखते हैं उसको। तो ऐसे कई उदाहरण है। आज देखिए भारत भवन जो हमारा भोपाल में है, हमारे जनगण सिंह श्याम, जापान में इसकी मृत्यु हुई, उस समय दिग्विजय सिंह की सरकार थी। मैं आया दिल्ली से और मैंने पहले दिग्विजय सिंह जी को कहा कि ये आदमी गया कैसे, आपका एम्प्लाई है भारत भवन का, और भारत भवन का एम्प्लाई ये किसकी अनुमति से जापान गया, वहां उसकी मृत्यु होती है, लोगों को पता नहीं। मैंने लगातार प्रयास करने के बाद उसकी डेड बॉडी जापान से लेकर के आए और उसके परिवारजनों को हमने उस डेड बॉडी को सौंपा। हालांकि टाइम बहुत लगा उसमें, लगभग 12-13 दिन लगे हमको ये सारे प्रयास करने में, परंतु मैं ये कह सकता हूं कि ऐसे कई उदाहरण मध्य प्रदेश में इन घटनाओं का उल्लेख मैं कर सकता हूं, और इसके कारण आज पूरे ट्राइबल की जो जनभावना है वो पार्टी के साथ में है। दुर्भाग्य से 18 में हम सीटें कम जीते, वोट का जो भी मार्जिन था, अगर टोटल वोट देखेंगे तो बीजेपी का वोट परसेंटेज कांग्रेस से ज्यादा था। हम 41%, 41.6 हमारा था, 41.5 कांग्रेस का था, तो हमारा वोट परसेंट तो ज्यादा था, परंतु नंबर कांग्रेस के ज्यादा थे। उनकी करीब 114 सीटें, हमारी 109 सीटें, और नंबर ज्यादा होने के कारण राज्यपाल ने उनको सरकार बनाने का निमंत्रण दे दिया। संख्या उनकी ज्यादा हो गई, ट्राइबल की संख्या भी उनकी ज्यादा थी, और उसके पीछे कारण ये है कि जितने प्रकार की घोषणाएं, कमिटमेंट, वचन पत्र, ये जो युवाओं के लिए, ट्राइबल के लिए उनने कहा, और इसके कारण ट्राइबल ने कांग्रेस पे भरोसा किया। इस बार हमारी तैयारी ये है कि जो प्रयास पिछले समय कांग्रेस ने किया, हमने पूरी सावधानी के साथ इस बार इन सारे चुनावों को किस प्रकार के लड़ना है, ये सारे जो कुछ भी उनकी घोषणा है या कांग्रेस क्या कहने वाली, उसको ध्यान में रख कर के हम अभी काम कर रहे हैं। और मेरा ऐसा विश्वास है कि आने वाला समय ट्राइबल के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए मध्य प्रदेश बहुत अच्छा समय रहेगा। कुलस्ते जी, लेकिन यहाँ पर सवाल भी खड़े किए जाते हैं आदिवासियों को लेके। मध्य प्रदेश में राजनीति भी इस समय 2023 के चुनाव के लिहाज से तेज हो गई है। बीजेपी आदिवासी को अपना बताती है, हालांकि कमलनाथ का भी एक बयान आया था, उन्होंने साफ तौर से ये कहा कि आदिवासियों में कांग्रेस का डीएनए है, आदिवासियों में कांग्रेस का डीएनए है, तो फिर बीजेपी कहां? देखिए, आज मैंने कहा, इसलिए मैंने प्रारंभ में कुछ उदाहरण मैंने दिया। आज वास्तव में कांग्रेस है, अगर उसका लंबा इतिहास को देखें तो कभी आदिवासियों के बारे में उनकी भावना को छीनने वाला कोई विषय या उनकी जो मूलभूत जरूरतें हैं या कुछ महत्व के विषय रहे होंगे जिनने संघर्ष किया इस पूरे आंदोलन में, कभी इस प्रकार के लोगों के बारे में, ट्राइबल के बारे में कभी चर्चा नहीं किया। ये जरूर है कि पार्टी के अंदर दिखाने की दृष्टि से हो, जो भी होगा, ट्राइबल को जरूर आगे रखा, सामने रखा, परंतु जो जरूरत है लोगों के लिए उस पर कभी आगे सोचा नहीं। ये कांग्रेस ने किया, और मैं कह सकता हूं कि जो उदाहरण मैंने दिया, हम ईमानदारी से काम करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, और इसलिए ट्राइबल बीजेपी पर भरोसा इस बात के लिए करता है काम के आधार पर, और इसलिए अंतर यही है बीजेपी और कांग्रेस में। हम काम के आधार पर बात करते हैं, वो चर्चा किसी की लीडरशिप या इस प्रकार के विषयों को सामने रखते हैं, ताकि ट्राइबल को ऐसा लगना चाहिए कि ये हितैषी हैं ट्राइबल के। हम काम को ध्यान में रख करके आगे बढ़ते हैं, यही अंतर है। बिल्कुल सर, ग्रामीण विकास के लिए आपने जितनी सारी बातें कही है कि ग्रामीण विकास के क्षेत्र में हमने लगातार विकास किया है। इस्पात विभाग भी चूंकि आपके ही पास है, इस्पात के क्षेत्र में यदि मैं बात करूं तो क्या कुछ विकास हुए हैं, और कौन सी वो योजनाएं हैं जिससे प्रदेश की जनता सीधे तौर पर लाभान्वित होती है, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की हम बात करें तो क्या कुछ सर? देखिए, इस्पात के क्षेत्र में जब से मैं काम करना प्रारंभ किया, लगभग 4.5 वर्ष हो गए। जब मेरे पास ये पहली बार ये विभाग आया
तो उस समय एक तो विभाग के अंदर कोई पॉलिसी नहीं थी कि हम भविष्य में स्टील सेक्टर में हम क्या करेंगे। 17 के अंदर हमने एक तो स्टील पॉलिसी बनाया और इसके अंदर ये हमारा एक लक्ष्य हमने तय किया कि 2030 तक हमारा 300 मिलियन टन का हमारा टारगेट हमने तय किया। आज हम लगभग 160 मिलियन टन के आसपास हम प्रोडक्शन की स्थिति में आ गए हैं। इसमें हमारे जितने भी छोटे बड़े सभी उद्योग शामिल हैं। ये हमारे लिए और हमारा पूरा स्टील सेक्टर एक परिवार की तरह, चाहे निजी क्षेत्र के हों और चाहे वो गवर्नमेंट के हों, ये एक अच्छी व्यवस्था इसके अंदर है। हमने इसको एक तो स्क्रैप पॉलिसी हमने बनाया, ये कभी था नहीं। हम इसमें PLI स्कीम हमने लागू किया। नए कुछ सेफ्टी के लिए हमने सारे इंडस्ट्री को भी, सभी उद्योगों के लिए हमने सेफ्टी पॉलिसी हमने बनाया। ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में हमने बहुत अच्छा काम किया और पारदर्शी तरीके से हमने जितने भी हमारे माइनिंग ब्लॉक्स हैं, खासतौर से आयरन ओर, ये जो अवैध तरीके से कई बार कई तरह की कंपनियों को जाना और सीधा एक्सपोर्ट होता था, वो हमने अभी उसको रोका है। एक्सपोर्ट हो रहा है, परंतु हमने उसको डोमेस्टिक मार्केट के अंदर जितने हमारे जो इंडस्ट्री हैं, छोटे इंडस्ट्री को भी हम आज इसी रूप में देखते हैं, एमएसएमई को देखते हैं, और इसके कारण प्रोडक्शन में काफी इजाफा हुआ और हम धीरे धीरे स्टील को इतना हमने, जितना हमारे यहाँ उसकी आवश्यकता है उस दृष्टि से, अभी ट्रेन के लिए जो हमारे हाई स्पीड ट्रेनें हैं, हमारे यहाँ हम व्हील जो उनका हाथ बनाने का काम तो होता ही है, हमने उसका भी जितना रिक्वायरमेंट रेल का है वो लगभग है, हमने 13 मिलियन के आसपास टन पूरा हम उसको पूरा करते हैं। जो हमारा एग्रीमेंट रेलवे के साथ में उसको भी पूरा करते हैं। और व्हील जो ट्रेन में अपने को उनके जो चाक है पथ बनते हैं, उसके लिए भी हमने शुरू किया है हाई स्पीड ट्रेनों का, वो हमने रायबरेली में शुरू किया है अभी। तो इस प्रकार से इस्पात के क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई। और आपने देखा होगा अभी जब कोविड आया तो सबसे ज्यादा हम लोगों ने ऑक्सीजन प्रोवाइड कराना, ये इस पूरे सेक्टर ने किया। उसमें सारे इंडस्ट्री शामिल है, हमारे जो बड़े इंडस्ट्री हैं, जैसे टाटा का भी उसमें है, JSW का है, जिंदल का, हमारे स्टील सेल का, RNL, ये जो बड़े हमारे यूनिट्स हैं, ये 5-7 देश में हमने इनका बहुत उपयोग किया और इसके कारण लोगों को हम सेफ बचा पाए। तो इसकी उपयोगिता भी हमको समझ में आया। तो एक तो स्टील सेक्टर में है, दूसरा जैसे ग्रामीण के अंदर, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर मेरे पास जो काम है इस समय, अभी स्वामित्व योजना भारत में हमने लागू किया और मध्य प्रदेश में हमने हरदा से शुरू किया। जो बेचारे गरीब लोग थे उनको पट्टे तो मिलते थे, परंतु उसको अधिकार नहीं होता था, भू राजस्व का अधिकार नहीं होता था। मकान बना लिए, परंतु कभी जरूरत पड़ी, बेचना है, लोन है, तो वो नहीं होता। हमने उनको अधिकार संपन्न बनाया है। पहली ये प्राथमिकता हमारी थी और इसको लेकर के काफी हमने इस बार देश भर में बहुत पॉपुलर हुआ। ये आपने देखा होगा SHG की जो हमारी बहनें हैं, टोटल देश में 2,34,00,000 अभी तक थी, ये संख्या हमारी माता बहनों की थी। आज की तारीख में लगभग हम 10 करोड़ के आसपास पहुंचे। माने इतनी बड़ी संख्या में बहनों का जुड़ना, करीब करीब 90 लाख समितियां बनी है, ये इसको बहुत अच्छा है। इसके कारण आपने देखा होगा जो लोकल वोकल की जो बात होती है, हर डिस्ट्रिक्ट को एक नया प्रोडक्ट जो वहां पर उत्पादन होता है उसको हमने चिन्हित किया है और उसको अनुमति भी दिया है एक्सपोर्ट करना, जहां भी उसकी मार्केटिंग करना। कुछ नए नए आइडियाज हमने एक सारस पोर्टल प्रारंभ किया है, जितने समूह हैं उनको मार्केट प्रोवाइड कराना। और इसके साथ इस बार है हमने नरेगा के अंदर ये जो अभी हमने आजादी का जब अमृत महोत्सव मनाया, तो इससे अमृत महोत्सव के काल में हमने प्रत्येक जिले को तालाब, अमृत सरोवर
का निर्माण हमने हर जिले को 75 तालाब हमने दिया, और इसमें से सारा ग्रांट हमने स्पेशली प्रोविजन किया रूरल डेवलपमेंट के अंदर। तो ये हाउसिंग का काम आप देखिए, आज मध्य प्रदेश को 44 लाख घर हमने दिया है। देश भर में कहेंगे तो 3 करोड़, अगर हम अर्बन का जोड़ेंगे तो 4 करोड़, पर हमारा ये जो रूरल का है वो है 3 करोड़। ये जो संख्या है, और बहुत गरीब लोगों के लिए हम मदद कर पा रहे हैं। तो ऐसे अनेक योजनाएं रूरल के अंदर हमने किया है। वाटर सेट की स्कीम वो भी हमारे यहाँ है। तो ऐसे लगभग हमने कुछ योजनाओं को हमने प्रारंभ किया, और इसके कारण लोगों में पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ी है। बिल्कुल, चूंकि मंत्री जी के पास समय बहुत कम है और इस सेशन की समाप्ति भी हम करेंगे, लेकिन सर आखिरी सवाल मेरा, चूंकि चुनावी साल है, मध्य प्रदेश में इस समय सियासी पारा काफी गरमाया हुआ है, कितनी सीटें जीतने का दावा करते हैं? क्या सीट का? देखिए, हमारा कमिटमेंट है, हमने 150 सीटों का लक्ष्य हमने रखा है। और अगर जैसा मैं अभी देख रहा हूं, यात्राओं में मेरा जाना हुआ है, मैं पहली यात्रा में भी जाना हुआ, हमारी दूसरी यात्रा के अंदर भी जाना हुआ, तो पूरा हमारा ये जो महाकौशल क्षेत्र में लगभग है, मैं छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी, इधर सिंगरौली, सीधी, ये आपका रीवा, ये सभी क्षेत्रों में करीब करीब मेरा जबलपुर, इन क्षेत्रों में जाना हुआ, नरसिंहपुर। तो जिस प्रकार के ये अनुभव आ रहे हैं जन आशीर्वाद यात्राओं के अंदर, लोग बड़ी संख्या में, और उसमें महिलाएं। और एक चीज जो शिवराज जी ने अभी ये जो लाडली बहना योजना उनने अनाउंस किया है, उसकी संख्या पहले हमारी 1 करोड़ 25 लाख थी, आज की तारीख में 1 करोड़ 31 लाख है। तो इसके कारण ये जो संख्या में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है, मुझे लगता है कि हर पूरे उस रूट के अंदर, हर गांव के अंदर, शहर के अंदर इसकी बड़ी संख्या में लोग खड़े होना, ये इस बात को प्रमाणित करता है। दुर्भाग्य से मैं अभी परसों में छिंदवाड़ा में था, उस दिन कमलनाथ जी भी थे परसों, और वहां से मैं जैसे छिंदवाड़ा पहुंचा, वो फिर शायद इंदौर उनको कहीं जाना था, तो इंदौर आए होंगे। परंतु ये जो जन आक्रोश यात्रा अभी कांग्रेस ने निकाली है, मैं राम भद्राचार्य जी की एक कथा थी चौरई में, मैं वहीं से आते समय मैं भी वहां रोका, चूंकि उनसे मिलना भी था। तो उसी गांव में ये जन आक्रोश यात्रा कांग्रेस की थी। तो मैंने पूछा, लोग नारे लगा रहे थे, कुछ नेताओं के स्वागत कर रहे थे, उसमें 25-30 गाड़ियां थी, लोग नहीं थे, केवल उन गाड़ियों के अंदर ही बैठे थे, बाहर नहीं थे पब्लिक में। तो मैंने कहा भी कि ये कमलनाथ जी का होम डिस्ट्रिक्ट है, वहां इस यात्रा की स्थिति आप आकलन कर सकते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं प्रत्यक्ष रूप से मैं वहां था। तो मैंने आज भी यहां कुछ लोगों से बातचीत किया, मैंने कहा इसका अनुमान क्या है, जैसे ये बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में, पर मैं जो कि इन यात्राओं में भी था और उसका अनुभव भी आया, और मैं व्यक्तिगत तौर से भी उस दिन मैं वहीं था, मैं तो वो एक देखा। तो चूंकि पहली यात्रा उनकी है, शायद शुरू अभी उसके 1 आध दिन आगे पीछे हुई होगी, परंतु उस दिन मैंने देखा, और उसमें भी कमलनाथ जी का डिस्ट्रिक्ट के अंदर उस यात्रा को देखा। तो वो मेरे को थोड़ा ये लगा कि पता नहीं क्या स्थिति बनेगी आने वाले भविष्य में इन चुनावों में। तो ये के परिदृश्य तो ये समझ में आता है, और हम काम के आधार पर मध्य प्रदेश में जो सीटों की हम बात कर रहे हैं, वास्तव में हम इसको ही आधार बना करके चुनाव के अंदर जाने वाले हैं, जो हमने काम किया है मध्य प्रदेश का। और 3 का उल्लेख किया कि उस बीमारू राज्य और आज यहां तक पहुंचना, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी देखिए, आज हेल्थ के सेक्टर में आप देखिए, आज रोड रास्तों के तरफ देखिए, बिजली, आज पावर, आप हमारे पास सरप्लस है, इसके पहले जो बिजली की स्थिति थी, वो हर सेक्टर में हमने काम किया है, और इसलिए विकास को हम आधार बना करके चुनाव में जाएंगे। तो निश्चित तौर से हमारे यहाँ जो ये कमिटमेंट है, हम उसको पूरा करेंगे और सरकार बनाएंगे। कुलस्ते जी, सवाल तो कई थे, लेकिन समय आपके पास कम है, आपको हैदराबाद जाना भी है। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा मंत्री महोदय जी से कुछ क्षण और मंच पर ही रहे। मैं आग्रह करूंगा यहाँ
हमारे बीएस टीवी के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री जयदेव शर्मा जी से कृपया मंच पर आएं और एडिटर इन चीफ श्री प्रवीण दुबे जी मंच पर आकर हमारे माननीय अतिथि को मोमेंटो भेंट करें। जोरदार तालियों के साथ कृपया आप सभी इस क्षण को महसूस करें और बहुत बहुत शुक्रिया माननीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी।